देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई होगी। बता दें कि केजरीवाल ने ईडी की हिरासत और गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई ताज़ा टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल पीएम मोदी ने द असम ट्रिब्यून अखबार को दिए एक इंटरव्यू में मणिपुर की स्थिति और विपक्ष की आलोचना के बारे में कहा कि स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में पहले ही इस बारे में बोल चुका हूं। हमने संघर्ष को हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी को समर्पित किया है। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर पर दी गई इसी स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के लिए यह दावा करना अपमानजनक और बेशर्मी है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को बचा लिया है। सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। डर और भय का माहौल बना हुआ है और समुदाय अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने 11 महीनों में मणिपुर का दौरा नहीं किया और न ही उन्होंने 3 मिनट के अलावा इस बारे में कोई बात की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री या सांसदों या विधायकों से भी मुलाकात नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह हिंसा, विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम थी, जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है। यह मणिपुर की वास्तविकता है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने कल सोमवार को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी। इस भर्ती योजना में अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह वो सभी सुविधाएं नहीं दी जाती जो कि उनको मिलनी चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना भारतीय सैनिकों को उनके चीनी समकक्षों के मुकाबले बड़ी मुश्किल में डालती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीनी सैनिकों को 5 सालों तक ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर योजना की अवधारणा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जबकि इस योजना का सेना विरोध करती आई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अब यह मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल टीएमसी के 10 सांसद जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इनकी मांग थी कि ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों को बदला जाए। वहीं इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इन सभी सांसदों को वहां से उठाकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी नेताओं का अपहरण किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमारे 5 टीएमसी सांसदों और 4 पूर्व सांसदों का अपहरण कर लिया है। हम चुनाव आयोग के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमें बताया गया कि हमें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और फिर अचानक बस का मार्ग बदल दिया गया और वह एक अज्ञात स्थान पर जा रही है। इस पर ध्यान दें, 5 वर्तमान सांसदों और 4 पूर्व सांसदों पर हमला किया गया, हिरासत में लिया गया और अब उन्हें अवैध रूप से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच महाविकास अघाड़ी आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसकी जानकारी उद्धव गुट के नेता संजय राउत द्वारा कल सोमवार को एक्स पर दी गई। इस बीच खबर है कि तीनों राजनीतिक पार्टियों शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ गई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर अपने दावे से कांग्रेस ने पीछे हटने का फैसला किया है, जिसके बाद अब राज्य की 48 सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
दिल्ली के जल बोर्ड घोटाले को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास बीते 9 साल में 28,400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इसे बड़ा घोटाला करार देते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि 2013 से जल बोर्ड में घोटालों का खेल शुरू हो गया था। सचदेवा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, वहीं 2016-17 से अब तक जल बोर्ड के खाते का ऑडिट ही नहीं किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि 9 मार्च को आतिशी ने एक पत्र लिखा था। इससे खुलासा हुआ कि 59% पानी से कोई रेवेन्यू नहीं आता और अतिरिक्त 15% पानी के उपयोग पर कोई पारदर्शिता नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में 74% पानी का कोई हिसाब नहीं हो रहा, यानी सिर्फ 26% पानी से ही पूरा जल बोर्ड चल रहा है। इतना ही नहीं, 2021-22 के तो खाते ही गायब हैं। दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा बन चुका है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है। आपका कहना है कि भाजपा वाले समझ गए हैं कि दिल्ली और देश की जनता ये जान गई है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों की वजह से एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए अब भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का एक नया शिगुफा छोड़ा है। इसको भी 2 साल तक चलाएंगे और फिर इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। ऐसी नकारात्मक राजनीति अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी फिर से मांग करती है कि उपराज्यपाल तत्काल प्रभाव से दिल्ली जल बोर्ड के लंबित फंडों को जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर राजनीति में अपनी एंट्री को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने IANS के साथ बातचीत में कहा कि गरीबी बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर मैं सक्रिय राजनीति में आता हूं तो लोगों को भरोसा है कि मैं जो काम कर रहा हूं वह बड़े पैमाने पर कर पाऊंगा। उनसे जब पूछा गया कि पार्टी की राजनीति में कोई भी परेशानी आती होगी तो क्या आपस में कुछ सलाह मशवरा होता है, इसके जवाब में वाड्रा ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अपने घर पर ज्यादातर राजनीतिक बातें ना करें, लेकिन अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं और मेरे बच्चे बात करते हैं, क्योंकि हम प्रियंका की मेहनत को समझते हैं। राहुल गांधी की मेहनत रहती है, लेकिन हम ज्यादातर ये नहीं कहते कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं अपनी राय रखता हूं पर दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि उन्हें समझ है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, नेताओं की क्या सोच है, तो उसमें मैं समझता हूं कि मेरी एक सीमा है, उसको मैं पार नहीं करता। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सोमवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीटीआई को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को कदम पीछे हटाने पर विचार करना चाहिए। वहीं अब उनके इस सुझाव पर कांग्रेस ने कहा है कि वो सलाहकारों की टिप्पणियों पर जवाब नहीं देती। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीतिक लोगों के बारे में बात करें, सलाहकारों पर जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी का पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को याद दिलाते हुए लिखा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। इनके वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया था, जो मौलाना आजाद की अध्यक्षता में किया गया आंदोलन था। हर कोई जानता है कि 1940 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अपनी सरकारें कैसे बनाई। खड़गे ने पूछा कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर को ये नहीं लिखा था कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मोदी, शाह और उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी गलत धारणाएं फैला रहे हैं। मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस जवाब पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना के समय थी और 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को नेहरू की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम लीग के साथ केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। वायनाड में उनका सबसे बड़ा सपोर्टर मुस्लिम लीग है, इसलिए कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं लगाया, वरना मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता, जो कि पिछली बार दिखा था। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अब कांग्रेसी कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग अलग है, वो मुस्लिम लीग अलग थी। मैं जनता से कहता हूं कि जाकर चेक करिए। जिसको आज यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग कहते हैं, उसके संस्थापक हैं मोहम्मद इस्माइल। ये बनी मार्च 1948 में। 1947 से पहले यही मोहम्मद इस्माइल पूरे दक्षिण भारत के जिन्ना की मुस्लिम लीग के चीफ थे। नाम बदलने से क्या सब बदल गया? बीजेपी तो तब तक बनी भी नहीं थी। हम तो बने 1951 में, फिर भी आप जोड़ रहे हैं। अब अगर ऐसे पुरखे जोड़ें तो कांग्रेस के पुरखे कौन थे? दक्षिणी गजा में ताबड़तोड़ बमबारी के बाद इजराइल ने रविवार को कहा कि वह इलाके में अपने सैनिकों की संख्या को कम कर रहा है, जिसके बाद खान यूनिस में कई फिलिस्तीनी लोग वापस लौटने लगे। वापस लौटे लोगों में से एक ने कहा कि वो जब अपने घर लौटी तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उनका घर और उनके पड़ोसियों के घर ढह चुके हैं। वहीं एक अन्य ने कहा कि वो कल ही लौटे हैं और इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि इजराइल ने इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही उसका ये भी कहना है कि सैनिकों की वापसी का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है। कहा गया है कि इजराइल की सेना का मिशन भले ही इस इलाके में खत्म हो गया हो, लेकिन अभी कई अभियान हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर किए जाने की जरूरत है। आईपीएल 2024 का 22वां मैच कल सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने कोलकाता को 7 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर चेन्नई के सामने 137 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी चेन्नई की टीम ने 17.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसी के साथ चेन्नई के 5 मैचों में से उसकी तीसरी जीत है। वहीं कोलकाता के लिए 4 मैचों में यह पहली हार है। इस मैच के बाद चेन्नई पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है, जबकि कोलकाता अभी भी दूसरे स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।